राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सबका आरआर एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने इक्वालिटी शब्द सुना ही होगा, इसका मीनिंग होता है समानता। और बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि समानता का अर्थ होता है सबको समान अधिकार देना, टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप आज बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि इक्वालिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। एक दौड़ हो रही है जिसमें 4 जनों ने भाग लिया, ए बी सी डी। 4 जनों ने भाग लिया ए बी सी डी। जो ए है वो तेज दौड़ता है, ठीक है। बी ए से भी तेज दौड़ता है और सी उन दोनों से तेज दौड़ता है। लेकिन जो डी है वो व्यक्ति विकलांग है, फिजिकली डिसेबल्ड है, वो बेचारा बैसाखी लेके दौड़ता है। तो आप इसको क्या कहोगे? क्या ये गेम फेयर है? क्या ये रेस सही है? तो आप कहोगे नहीं, उस विकलांग व्यक्ति को हमको उन तीनों के साथ नहीं दौड़ाना चाहिए, या उसको उनके साथ दौड़ाना गलत होगा। बट आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यही मतलब हुआ, टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन। मतलब अगर विकलांग व्यक्ति हुआ तो उसको फिर आप उन्हीं के साथ दौड़ाओगे, क्योंकि आप सबको समान अधिकार दे रहे हो। तो इस हिसाब से तो समान अधिकार के कारण वो उन्हीं के साथ दौड़ेगा जो तेज दौड़ने वाले हैं, क्योंकि आप उसको बोलोगे इक्वालिटी, टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन। बट ये गलत हो जाएगा। एक्चुअल में इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है? जो इक्वल हैं, जो समान है, उनके साथ इक्वल बिहेव करना, जो अनइक्वल हैं उनके साथ अनइक्वल बिहेव करना। आपको मेरी बात समझ आई? मतलब उस रेस में अगर आप विकलांगों की रेस में विकलांगों को ही रखेंगे, डिसेबल्ड पर्सन में अगर डिसेबल्ड पर्सन की ही रेस होगी तो वो फेयर कहलाएगा। आपने देखा होगा पैरा ओलंपिक्स होते हैं तो उसमें हमारे वो खिलाड़ी होते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं। पैरा ओलंपिक्स अलग है, ओलंपिक्स अलग है, तो दोनों की मान्यता अलग है। अब ये थोड़ी कि हम ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के साथ पैरा ओलंपिक्स वालों को खिला दें, तो ये गलत होगा, ये फेयर नहीं होगा। इक्वालिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? पढ़िए। इट मीन्स टू डू इक्वल ट्रीटमेंट विथ इक्वल एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट विद अनइक्वल। मतलब जो समान है उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना और जो अनइक्वल है उसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करना है। इसका मतलब क्या होता है? इक्वालिटी। ये डेफिनेशन आपकी सबसे पहली आपको समझनी है कि इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है। वो जो समान है उनके साथ आप इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जो अनइक्वल है उनको आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। समझ गए? जैसे गरीबों के लिए सरकार ने योजना निकाली कि उनको राशन दिया जाएगा, और किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये सारी योजनाएं गवर्नमेंट क्यों निकालती है? ताकि इन लोगों को समान अधिकार मिल सके, मदद मिल सके। टू इट मीन्स टू एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? भेदभाव करना। तो हम जो है, हमारा समाज जो है वो हर चीज़ में भेदभाव करता है। चाहे व्यक्ति की क्लास ऊंची हो, उसका कलर, उसका रेस, उसका जेंडर, किसी की बात करें, तो इट मीन्स टू एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना ये इक्वालिटी का पहला मकसद है। अगला, टू रिमूव दोज इनइक्वालिटीज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। जो इनइक्वालिटीज सोसाइटी के द्वारा बनाई गई हैं उनको हटाना ही इक्वालिटी का असली मकसद है और मीनिंग है। असमानता दोस्तों किस आधार पे होती है? देखिए, आगे पढ़ते हैं हम। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस, क्लास। तो यहाँ जो बात हुई है, टू रिमूव दोज इनइक्वालिटीज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। इस समाज ने किस आधारों पे भेद किया है? पहला, रिलीजन, किसी का धर्म। आप धर्म के आधार पे क्या करते हो? भेदभाव करते हो। वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो क्रिश्चियन है, तो आप क्या करते हैं? आपकी मेंटेलिटी क्या है? धर्म के आधार पे भेदभाव करना, और आप उनको उस हिसाब से ट्रीट नहीं करते हो। तो पहला जो भेदभाव समाज ने किया है वो किस हिसाब से? रिलीजियन। दूसरा, कास्ट। अगर कोई छोटी कास्ट का है, कोई बड़ी कास्ट का है, जो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है इंडिया में कास्टिज्म, तो हम जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। उसी को हटाना इक्वालिटी का पहला मकसद। तीसरा, जेंडर, लड़का लड़की। स्कूल जाने का अधिकार केवल किसको है? लड़कों को है, लड़कियों को नहीं है। तो ये जो भेदभाव है किसने बनाया? ये समाज ने बनाया। अगला, रेस। अगर किसी की रेस मतलब किसी का कलर, आप कहो कोई काला कोई गोरा, तो इसका मतलब क्या होता है? उससे भेदभाव किया जाता है। आप जानते हो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, अमेरिका में भेदभाव होता था, इसलिए वहाँ पे जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया इसके खिलाफ। एक रेसिज्म जो फैला हुआ था समाज में, उसके खिलाफ आंदोलन किया। जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका में इसके खिलाफ लड़ने गए थे सत्याग्रह के थ्रू। आप ये सब आगे पढ़ोगे। क्लास, अगर कोई अमीर है कोई गरीब है तो इस आधार पर उसे भेद किया जाता है, भाई अमीर वर्ग का है तो उसको ज़्यादा हमको फैसिलिटी देनी है, इससे अच्छे से पेश आना है। वो रिक्शे वाला है,
उससे बदतमीजी से बात करो, वो सब्जी वाला है उससे दाम कम लगवा लो। तो मतलब हमारा समाज भेद करता हुआ आया है। अगर वही चीज़ हम शॉपिंग मॉल में लेने जा रहे हैं, हम 1 रुपया कम नहीं करवाते, बट हम अगर सब्जी वाले के पास जाएँ, भैया 10 रुपये किलो कम लगा लो, 5 रुपये कम लगा लो, हम बेगिंग करते हैं। मतलब हम सिर्फ क्लास वाले लोगों के सामने ही अपने विचार रखते हैं, हम उनके सामने अपने विचार नहीं रखते जिनकी क्लास है, क्योंकि अगर क्लास वालों के आगे आप अपने विचार रखोगे तो आपकी क्लास गिर जाएगी। ये हमारी मेंटेलिटी है। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस एंड क्लास। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एरिस्टोटल सेड जस्टिस इज इक्वालिटी। बहुत ही महान फिलोसोफर, पॉलिटिकल साइंस के जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिनको हम अरस्तु भी कहते हैं, एरिस्टोटल भी कहते हैं, उन्होंने क्या कहा था कि जस्टिस इज इक्वालिटी। अगर किसी व्यक्ति के साथ न्याय कर दिया जाए तो वही उसके लिए समान अधिकार होंगे। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है और उसको उसके गलत का उसको इंसाफ मिल जाए, न्याय मिल जाए, तो यही इक्वालिटी है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अगला टॉपिक है 2 वेज ऑफ गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटीज़। गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिश की, प्रयास की ताकि समाज में इक्वालिटी बन सके, समानता बनी रहे। वो क्या था? पहला, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉस। समाज में अगर कोई किसी के साथ गलत व्यवहार करता है या उसके साथ उसके राइट का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो कहाँ जा सकता है? कोर्ट में अपने हक के लिए लड़ सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने अगर किसी ज़मींदार से लोन लिया और वो उसने वापस कर दिया उसको, बट ज़मींदार क्या कह रहा है? तूने मेरा लोन मुझे वापस नहीं किया है, अब मुझे पैसा दे। तो व्यक्ति कहेगा ये तो मेरे हक का एक्सप्लॉयटेशन है, मेरे राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। जब मैंने पूरे पैसे दे दिए तो उसका क्या हक बनता है कहने का कि मेरे पैसे वापस नहीं मिले। देन वो कहाँ जाएगा? कोर्ट में अपने केस को फाइल करेगा और अपने हक के लिए लड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉस में आता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एक्सप्रेस व्यूज और भी बहुत कुछ, जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, वो सब इसमें आता है। दूसरा तरीका है स्कीम्स एंड पॉलिसीज। सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज निकाली ताकि समाज में समानता बनी रहे, जिसमें एन योजना, नरेगा और भी बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं। और उसमें से एक है मिड डे मील, जिसको हमें थोड़ा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है, मिड डे मील को। तो इसमें हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो उम्मीद है आपको पता लग गया होगा सरकार ने वो 2 तरीके क्या निकाले। पहला कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉस, दूसरा स्कीम्स एंड पॉलिसीज, जिसके द्वारा वो समाज में समानता बनाना चाहती थी। अब हम समझते हैं मिड डे मील को। तो देखो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है मिड डे मील। दिस इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कुक्ड लंच इन द एलिमेंट्री स्कूल। तो जैसा कि आप जानते हो, पहले बच्चे स्कूलों में पढ़ा करते थे, तो जो गरीब परिवार से होते थे उनकी बेसिक नीड वो पूरी नहीं कर सकते थे, तो वो लंच नहीं लाते थे स्कूलों में। इस वजह से क्या होता था? उनको भूख लगती थी, कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे और फिर खाना खाने के लिए वो घर जाते थे। इस वजह से उनका काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। तो गवर्नमेंट ने सोचा इसलिए हमको मिड डे मील को लॉन्च करना चाहिए, ताकि जो भूखे बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर सकते, हम उनके लिए कुछ कर सकें। मिड डे मील क्या करती है? उन बच्चों को खाना प्रोवाइड करवाती है जो बेचारे घर से भूखे आते हैं, और उनको खाना देने का काम करती है। तमिलनाडु वो पहला राज्य था जिसने ये काम शुरू किया, मिड डे मील को लॉन्च करने का। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इट। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम था जो तमिलनाडु के द्वारा चलाया गया। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को देखा और कहा कि सभी राज्यों को इसे लागू करना चाहिए विदिन 6 मंथ्स। मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है और आपको इसको 6 महीने के अंदर सभी राज्यों में लागू करना है। और आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह आपको गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील देखने को मिलेगा, जहाँ बच्चे अपना पेट भर सकते हैं। अब मिड डे मील के क्या एडवांटेजेस थे, इसको पढ़ते हैं। पहला एडवांटेज, रिमूव कास्ट इनइक्वालिटीज़। तो हम जानते हैं कि पहले समाज में जाति का भेदभाव बहुत होता था। ऊंची कास्ट वाले कहते थे मैं इसके साथ बैठ के नहीं खाऊंगा, बड़ी कास्ट वाले कहते थे मैं इसके साथ नहीं खाऊंगा। तो मिड डे मील में जब सब बच्चों को एक साथ लंच मिलता था, वो एक साथ बैठ के खाते थे, तो टुगेदरनेस की भावना बढ़ती थी और इससे इनइक्वालिटी समाज में मिट जाती थी। दूसरा, बच्चे रेगुलर स्कूल को अटेंड करने लग गए थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई स्कूल में खाना मिल रहा है तो अब तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो मिड डे मील एक कारण बना उनकी अटेंडेंस का, जिस वजह से वो स्कूल जाते थे। रिमूव हंगर ऑफ स्टूडेंट्स। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर किसी का पेट भूखा है, किसी को भूख लग रही है, तो वो स्टडी पे कैसे फोकस कर पाएगा? एक भूखा पेट और एक भूखा व्यक्ति कभी भी अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकता जब तक उसका पेट भरा ना हो। तो हंगर को भी रिमूव करने का काम एमडीएम ने किया। अगला, कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड। तो हम जानते हैं कि अगर पेट भरा हुआ होगा तो उससे कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होगा और बच्चे अपनी स्टडी पे फोकस कर पाएंगे। ये 4 एडवांटेजेस आप बना के लिख देना, मैंने आपको मेन पॉइंट्स समझा दिए हैं। अगर एग्जाम में आएगा मिड डे मील क्या थी, उसके एडवांटेजेस क्या थे, आपको यही पॉइंट लिखने हैं। तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है सिविल राइट्स मूवमेंट
इसमें क्या था हम समझते हैं। जब पूरे विश्व में या देश में कहो आप, अंग्रेजों का शासन था, जगह जगह ब्रिटिश रूल था, वो अपने एक तरीके से उन्होंने क्रूर शासन से सब पे कब्जा कर रखा था पूरे देश पे। व्यापार के लिए आए तो ब्रिटिशर्स ट्रेड के लिए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पूरी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया। वैसे ही अफ्रीका में जाके उन्होंने क्या किया, वहाँ से वो स्लेव्स को उठाते थे और वहाँ से उनको अमेरिका ले जाते थे काम करवाने। और अफ्रीका से स्लेव्स लेने का क्या रीज़न था, लेबर सस्ते में मिल जाते थे, दे आर अवेलेबल एट चीप रेट, इसलिए वो वहाँ से उनको ले जाते थे। कुछ टाइम बाद जब वही अफ्रीकन अमेरिका में स्टे करने लगे, क्योंकि उनको काम करवाने के लिए वहाँ ले जाया गया था, बट बाद में जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो वहीं रहने लग गए, अपने देश वापस नहीं गए। उनको कहा गया अफ्रीकन अमेरिकन। आपको समझ आया? ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इन 18th सेंचुरी स्लेव्स वर टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू अमेरिका फॉर स्लेवरी वर्क। ये मैंने अभी आपको समझाया। आफ्टर सम टाइम अफ्रीकन स्लेव्स स्टे इन अमेरिकन एंड कॉल्ड अफ्रीकन अमेरिकन्स। तो आपने देखा कि जो कुछ टाइम के बाद अफ्रीकन जो थे वो अमेरिका में रहने लग गए और उनको फिर क्या कहा गया, अफ्रीकन अमेरिकन्स, क्योंकि वो वहाँ पे स्टे कर रहे हैं इस वजह से। और उनका नेटिव जो उनके पूर्वज थे वो कहाँ के थे, अफ्रीका के, इसलिए उनको कहा गया अफ्रीकन अमेरिकन्स। अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1776। 1776 में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिश रूल से। आफ्टर डैट अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड अनइक्वली। अफ्रीकन अमेरिकन के साथ बहुत अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था, उनको देश का नागरिक ही नहीं समझा जाता था, क्योंकि एक तरीके से रेसिज्म फैल गया था पूरे विश्व में। काले गोरे का भेद, आप समझो इस बात को। तो देयर बेसिक राइट्स हैड बीन एक्सप्लॉइटेड एंड दे फेस रेसिज्म। तो रेसिज्म क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। अगर वो बस में जा रहे हैं और वहाँ काला व्यक्ति आ जाए तो उसको सीट नहीं मिलती थी, या काला व्यक्ति बस में बैठा हो तो उसको उठना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे कौन आया है, वाइट पर्सन। ऐसे ही उनके लिए टॉयलेट सेपरेट होते थे, उनकी एजुकेशन अलग होती थी, हर चीज़ में उन्होंने सेग्रीगेशन कर दिया था। यानी काले लोगों का अधिकार, जो ब्लैक पीपल है उनका अधिकार उनको दिया नहीं जा रहा था। इसी को कहा गया रेसिज्म और एपार्थाइड भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इसका बहुत आंदोलन चला, आपने सुना होगा, नेल्सन मंडेला का कितना बड़ा रोल था। आप 9th क्लास में पढ़ोगे इसको। इट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। रोसा पार्क्स, अब रोसा पार्क्स एक वुमेन थी अफ्रीकन अमेरिकन। उसने क्या किया, जब वो बस में सफ़र कर रही थी, बहुत थक गई थी काम से आके, एक वाइट पर्सन आया, एक वाइट आदमी आया, उसने रोसा पार्क को बोला सीट से उठो, क्योंकि तुम ब्लैक हो और मैं वाइट हूँ तो सीट मुझे मिलेगी। पर उसने सीट देने से मना कर दिया। यही उसकी मनाही एक बहुत बड़ा रिवोल्ट बन गई सिविल राइट्स मूवमेंट का, कि जब ये मना कर सकती है तो हम क्यों नहीं। लोगों को ये अंदर से भावना आई, जब एक महिला अपने हक के लिए किसी को मना कर सकती है तो हम भी मना कर सकते हैं। और ये एक आंदोलन बन गया सिविल राइट्स मूवमेंट का, जो विश्व में सब जगह चला कि नागरिकों को उनका समान अधिकार मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट ने इसको समझा। बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन और स्ट्राइक्स के बाद सरकार ने कानून निकाला, सिविल राइट्स एक्ट, जो 1964 में आया, कि अब आप काले गोरे में कोई भेद नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, एक महिला के सपोर्ट से एक पूरा मूवमेंट बन गया। यानी हमको खाली गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी होती है और उसके बाद वो आंदोलन खुद ही बन जाता है, क्योंकि लोगों का सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिलने लग जाता है। आगे का हम टॉपिक समझते हैं। तो बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इसके बाद हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आज भी समाज में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। आप जानते हैं किन किन आधार पे, रिलीजियन, कास्ट, जेंडर और रिच क्लास, पुअर क्लास, इन बेसिस पे आज भी डिस्क्रिमिनेशन, समाज में भेदभाव होता है। दूसरा पॉइंट, रिच क्लास डोमिनेशन। आज भी जो अमीर वर्ग है वो गरीब वर्ग को क्या करता है, हमेशा डोमिनेट करता है। अगर कोई केस अमीरों पे होता है तो बहुत जल्दी छूट जाता है, बट वहीं गरीबों को अगर किसी केस को झेलना पड़ता है तो वो लंबे टाइम तक अंदर जाता है। मतलब हमारा देश का कानून और आप बोले सोसाइटी, तो वो रिच क्लास डोमिनेटेड है, हमेशा रिच क्लास को सपोर्ट करती है। अगला, मेजॉरिटी डोमिनेशन। एक घर में अगर 5 सदस्य हैं, 5 में से अगर 3 ये कह रहे हैं कि पिज़्ज़ा आना चाहिए और 2 ये कह रहे हैं बर्गर आना चाहिए, तो आप जानते हैं क्या आएगा, पिज़्ज़ा, क्योंकि 3 लोगों ने किसको सपोर्ट किया, पिज़्ज़ा को। एक की बात हो रही कि हम एक को चुनेंगे, दोनों को दोनों भी मंगा सकते हैं। तो मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा संख्या में है उनका डोमिनेशन, आप समझ गए होंगे। 3 चैलेंजेस जो आज भी डेमोक्रेसी फेस करती है, डिस्क्रिमिनेशन, रिच क्लास डोमिनेशन, मेजॉरिटी डोमिनेशन। अगला, आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया, जो क्या करता है, पहले तो अगर किसी भी मुद्दे पे भेदभाव किया जाता है, किसी भी आधार पे भेदभाव किया जाता है, कलर पे, कास्ट पे, उसकी रेस पे, उसके जेंडर पे, तो आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग
उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। मतलब जो भी ये कर रहा है, जो भी व्यक्ति किसी के साथ अगर ऐसा कर रहा है तो आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दी जाएगी। नो रेस्ट्रिक्शन, आप किसी की अपॉर्चुनिटी को नहीं रोक सकते, किसी को मौका देने से नहीं रोक सकते ये बोल के कि तू भाई गरीब क्लास से है। आप कभी भी किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ये बोल के कि आप दूसरे रिलीजन से हो, आप दूसरी कास्ट से हो, आप इस जेंडर से हो। अगर वो आदमी वो करने के कैपेबल है तो उसको मौका दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है कंप्यूटर में और ये बोल के उसको नहीं रखा जा रहा कि आप पुअर क्लास से हो, आप गरीब हो, आप ये नहीं चलाओगे, तो एक तरीके से क्या होगा, आर्टिकल 15 का वायोलेशन होगा और आप क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, कलर एंड नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, कलर, क्लास। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की। इस चैप्टर में आपने इक्वालिटी की डेफिनेशन पढ़ी, मतलब समान को समान अधिकार देना और असमान को असमान अधिकार देना इक्वालिटी होती है। उसके बाद हमने क्या समझा, हमने प्रोग्राम समझे कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से इक्वालिटी को मेंटेन किया, एक तो लॉस के द्वारा, संविधान के द्वारा, और दूसरा अपनी पॉलिसीज और स्कीम्स के द्वारा। उसमें से हमने मिड डे मील पढ़ा, जिसको मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। मिड डे मील क्या होता है, एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों को लंच अवेलेबल करवाना मिड डे मील का एक प्रोग्राम था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 2006 तक ये सब जगह लागू हो जाना चाहिए। तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने इसको लागू करवाया। अगला फिर हमने सिविल राइट्स मूवमेंट पढ़ा, जो एक महिला के कारण एक आंदोलन बना, आपको उसका नाम पता होगा, रोज पार्क्स, जिसने अपनी सीट देने से मना कर दिया। अफ्रीकन अमेरिकन के साथ बहुत ज़्यादा न्याय होता था और उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ा, और कैसे एक एक्ट निकला, एक कानून निकला इसको ख़त्म करने के लिए, हमने ये भी पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, और उसके बाद आर्टिकल 15। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, तो चैप्टर में कुछ नहीं रह गया है। एक टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो ग्लॉसरी में दिया है। इसका मतलब है 18 साल से ऊपर वाले पर्सन को वोट करने का अधिकार है, जिसको हम एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ऑब्वियसली आंसर ज़रूर करूंगा अगर बन सकेगा तो। इस चैप्टर को समझा आपने अच्छे से, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। राधे राधे।